नागरानी शेषा अपनी कक्ष में आराम कर रही थी और नागरानी की दासी विशाखा नागरानी शेषा के पैर दबा रही थी और साथ ही नागरानी को नागलोक वासियों के बारे में बता रही होती है। नागरानी जी, आपको पता है नागिन बेला का आजकल नागलोक वासियों की जुबान पर तो ऐसा नाम चढ़ा है जैसे कि मानो नागिन बेला के नाम का प्रसाद पूरे नागलोक वासियों ने ही खा लिया हो। अच्छा, ऐसा क्या किया नागिन बेला ने जो उनकी इतनी चर्चाएं हो रही है? अरे नागरानी जी, आपको पता नहीं, नागिन बेला ने प्यार में धोखा जो खाया है, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करने तक की कोशिश की थी। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ और हमें किसी ने बताया तक नहीं? नागरानी जी, ये सारी बात लोगों तक नागिन काव्या ने ही पहुंचाई है। अब आप तो जानती हैं कि उसकी बात पर भरोसा करना कितनी बेवकूफी हो सकती है, और नागलोक वासियों के पास तो बस एक अफवाह आनी चाहिए, वो भी उस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है विशाखा, अगर आपको लगता है कि ये एक अफवाह है तो इसे यही खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसे सभा तक ले जाया गया तो हमें लगता है ये नागिन बेला के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस मुद्दे पर नागरानी शेषा और उनकी दासी विशाखा बातें कर रहे थे, उसमें नागरानी काव्या का भी नाम आ रहा था, जिसे सुनकर नागरानी भी उस मुद्दे को छोड़ देने की बात कहती है। आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं तो सुबह से अपना पेट साफ कर चुकी हूँ, लेकिन ये दर्द तो भूख की नहीं है। हो सकता है आज किसी की चुगली नहीं करी, तभी मेरे पेट में ये हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। नागिन काव्या तो नागलोक के सैर के लिए निकलती है, लेकिन उसके पेट में हल्का दर्द था क्योंकि उसने अब तक किसी की चुगली नहीं की थी। अब नागिन काव्या को नागिन बेला एक पेड़ के पास बैठी दिखती है, जिसके पेट का आकार कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था, जिसे देखकर नागिन काव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या देखने को मिल रहा है सुबह सुबह? कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? ज्यादा ही तेज मार लिया मैंने खुद को, और ये तो सच में सच है, कोई स्वप्न नहीं। तो क्या नागिन बेला पेट से है? लेकिन इसकी ये हालत किसने की? उठाकर पूछूं क्या? अरे नागिन काव्या, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ठीक नहीं है? नागिन काव्या, तुम मेरे पेट के बारे में कह रही हो? देखो ना, ये मुझे भी बड़ा ही अजीब लग रहा है। मुझे तो शर्म भी आ रही है लोगों के सामने जाने में। कितनी बेशर्म है। एक तो इसने ना जाने कहां से अपना मुंह काला करवाया है, और खुद ही कह रही है मैं लोगों के सामने कैसे जाऊं। ये तो बड़ा मजेदार टॉपिक है आज का। लगता है मेरे पेट का दर्द यही कम करेगा। क्या बोलना चाह रही हो नागिन काव्या? तुम भी ना इतना धीरे बोलती हो कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। नागिन बेला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस हालत में तुम्हारा लोगों के सामने जाना सही नहीं है। हाँ, तभी तो मैं यहीं इस पेड़ के पास विश्राम कर रही हूँ। चलो ठीक है, मैं थोड़ा और आराम कर लूँ, वरना तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा। काव्या के लिए ये आज की हेडलाइन थी। अब काव्या नागलोक वासियों को बेला के गर्भवती होने की बात कहती है, और एक दूसरे के होते हुए ये बात नागरानी तक जा पहुँचती है। नागरानी जी, अनर्थ हो गया। नागरानी जी, आपके होते हुए नागलोक वासियों का क्या हो गया है? न जाने कैसा कैसा फैसला खुद से ले रहे हैं। दासी, आराम से, क्या हुआ हमें बताओ। यदि तुम हमें नहीं बताओगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे होते हुए हमारे नागलोक में चल क्या रहा है। नागरानी जी, इतनी हड़बड़ाहट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन नागरानी जी, नागिन बेला के लिए अच्छा संदेश नहीं है। अब बताओ भी, नागिन बेला के साथ ऐसा क्या हुआ है? नागरानी जी, सुनने में आ रहा है कि नागिन बेला पेट से है, और ये खबर पूरे नागलोक वासी तक आग की तरह फैल चुकी है, और हर कोई नागिन बेला पर सवाल उठा रहा है। ये कैसी अनहोनी है? और क्या ये सब खुद नागिन बेला ने कहा है कि वो गर्भवती है? इस बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है नागरानी जी, लेकिन आने वाली पूर्णिमा को नागिन बेला के यहाँ से निकल जाने तक की बात पता चल रही है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तुरंत नागिन बेला सभा में चाहिए। ये बात नागिन बेला से ही स्पष्ट होगी। जी नागरानी जी, आप जैसा कहें। मैं अभी सभा में नागलोक वासियों और नागिन बेला को उपस्थित करवाती हूँ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नागिन बेला के बारे में जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, वो पूरी तरह सच हैं या नहीं। अगर हैं,
तो नागिन बेला ने नागलोक के नियमों का उल्लंघन क्यों किया? नागरानी जी प्रणाम। हमें ना आप क्षमा कीजिएगा, हम जिस काम के लिए गए थे उस काम में हम असफल रहे, क्योंकि हमने नागिन बेला को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हमें मिली ही नहीं कहीं पे। क्या नहीं पता चल पाया? मुझे कुछ भी नहीं जानना है। किसी भी हाल में मुझे नागिन बेला चाहिए। पहले ही इतना बवाल हो चुका है, इस मुद्दे को मैं और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। नागरानी शेषा नागरानी के सेवक के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी नागरानी की सभा में एक नागलोक वासी का आना होता है। नागरानी जी को प्रणाम। नागरानी जी, हम ये क्या सुन रहे हैं कि आप हमें हमारे घर से बेघर कर रही हो, क्योंकि अब आप अपनी गद्दी किसी और को दे रही हो। इतनी बड़ी गुस्ताखी! तुम नागरानी जी से सवाल कर रहे हो? दासी विशाखा, हर एक नागलोक वासी को अपने हक के लिए लड़ने और सवाल करने का पूरा अधिकार है। लेकिन नागरानी जी, ये जिस तरह से आपसे बात कर रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो बताओ हमें, तुमसे किसने कहा है कि हम अपनी गद्दी का हकदार किसी और को बनाने वाले हैं, और वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बेघर करने वाला है? अरे नागरानी जी, मुझसे ऐसी बात नागिन काव्या ने कही थी। उन्होंने कहा था कि वो नाग महल से गुजर रही थी, तो उन्होंने ये सुना था। सेवकों, नागलोक वासियों के साथ साथ नागिन काव्या को भी सभा में पेश किया जाए। जी नागरानी जी, जैसा आप कहे। नागरानी के आदेश पर नागमहल से 2 सेवक नागिन काव्या को ढूंढने निकल पड़ते हैं और इधर दासी विशाखा नागरानी से कहती है, नागरानी जी, मुझे तो पहले से ही नागिन काव्या पर शक था। ये सब उसका ही किया धरा है, क्योंकि नागिन काव्या आज से नहीं बल्कि हमेशा से इधर की बातों को उधर करने के लिए जानी जाती है। दासी, एक बार काव्या को आ जाने दो, सब सामने आ जाएगा कि ये सब चल क्या रहा है। एक तो नागिन बेला कहीं नहीं मिल रही और दूसरी तरफ ये नई समस्या आन पड़ी है। नागरानी जी को मेरा प्रणाम। आओ आओ नागिन काव्या, यहाँ भरी सभा में हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। नागिन काव्या, आपने नागलोक वासियों में ये क्या खबर फैलाई है कि नागरानी अपनी गद्दी किसी बाहरी नाग या नागिन को दे रही है, और वो यहाँ आने के बाद नागलोक वासियों को उनके ही घर से निकाल देगा? ऐसा क्यों, और ये आपको किसने कहा? नागरानी जी, ये मुझे किसी से सुनने को मिला है कि आप अपनी गद्दी किसी बाहरी नाग को सौंपने वाली हैं। और तुमसे ये जिस किसी ने कहा तुमने मान भी लिया? एक बार भी नागरानी से इस बारे में पूछना या किसी को इस बात से कितनी चोट पहुंच सकती है ये भी नहीं सोचा? नागरानी जी, क्षमा चाहूंगा, लेकिन इन्होंने ही नागिन बेला के आत्महत्या करने वाली बात पूरे नागलोक में फैलाई थी। नागरानी जी, मैंने आपको कहा था ना कि ये सब नागिन काव्य का ही किया धरा है, और अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि नागिन बेला कहाँ है। इन्हें ये भी जरूर पता होगा। नागिन काव्या, क्या ये सब सत्य है? अगर ऐसा है तो तुम्हें भी सजा हो सकती है। अब तुम खुद बोलोगी या मुझे किसी की भी बात सुनकर फैसला लेना पड़ेगा? नागरानी जी, मुझे सच में नागिन बेला के बारे में नहीं पता है। वो तो मुझे कुछ दिन पहले जंगल में पेड़ के नीचे विश्राम करती हुई मिली थी, तभी मुझे पता चला कि वो पेट से है। तो नागिन काव्या, नागिन बेला ने ऐसा खुद कहा कि वो पेट से है? मुझे इतना तो पता चल गया था कि वो पेट से है, और इसी कारण वो जंगल में ही विश्राम कर रही थी, ताकि उनको उस अवस्था में कोई देख ना ले। वो अब भी किसी के सामने उस अवस्था में आना नहीं चाहती है। नागरानी जी, नागिन काव्या, अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलो। तुम नाग सभा में उपस्थित हो, ये मत भूलो। असल में ये सारी आग तो नागिन काव्या की ही लगाई हुई थी, जिस वजह से नागरानी और नागलोक वासी सभी सफर कर रहे थे। ये सारी बातें सभा में हो ही रही थी कि तभी नागिन बेला का नाग सभा में उपस्थित होना होता है। नागिन बेला, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? नागरानी जी को मेरा प्रणाम। नागरानी जी, मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि आपने मुझे याद किया है, मैं बिना समय गवाए यहाँ आ गई हूँ। नागिन बेला, तुम्हें भी पता चल गया होगा कि तुम्हारे पीछे जितनी भी बातें उड़ाई गई वो महज एक अफवाह थी। नागरानी जी, मैं नागिन काव्या की बातों पर कभी ध्यान नहीं देती। उस दिन जब मैंने ऐसा खा लिया था जिससे मेरा पेट पच नहीं पा रहा था, लेकिन नागिन काव्या ने उसे गलत तरीके से सबके सामने रखा। लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा था ये कि हालत कैसी बना ली है तुमने। तो तुमने भी नागिन बेला मुझसे यही कहा था कि मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। नागरानी जी, अब सब कुछ आपके सामने है।
नागिन काव्या ने ही नागिन बेला के धोखे से लेकर झूठी गर्भवती होने तक की बात फैलाई है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि नागिन बेला पेट से नहीं है। और नागरानी जी, आपके सेवक के मुंह से मैंने नागलोक वासियों के बेघर होने और गद्दी पर किसी दूसरे नाग की सत्ता के बारे में सुना, और बस मैंने नागलोक वासियों को इसकी सूचना दी। नागिन काव्या, लेकिन तुमने आकर नागरानी से भी इस बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा? हाँ, तो अब सब कुछ साफ है। किसी को कुछ कहना या पूछना है तो वो बोल सकता है, लेकिन हम नागिन काव्या को 6 महीने के लिए नागलोक से निष्कासित करते हैं। नागलोक के सबसे चुगलखोर और बातों को इधर उधर करने वाली नागिन काव्या को उसके किए के लिए नागरानी सजा देती है, जिससे कि दोबारा वो ऐसा गलती से भी नहीं करती। ये कहानी है नागिन शलाखा की, जो कि अपने प्रेमी के साथ अपने कक्ष में बैठकर प्रेम भरी वार्तालाप कर रही थी, परंतु उसके ऊपर किसी का हमला होता है और उस हमले से शलाखा बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही नागराज भी गायब हो जाते हैं, पर आखिर शलाखा के ऊपर हमला करने वाला था कौन और नागराज कहाँ गायब हो गए, जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। नागिन शलाखा अपने नाग नक्श के साथ अपने कक्ष में बैठी हुई उनसे प्रेम भरी वार्तालाप कर रही थी। उसी बीच नागिन के ऊपर एक डंडे से प्रहार होता है और नागिन शलाखा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। नागिन शलाखा के नीचे गिरते ही नागराज नक्श पीछे पलटते हैं, और अब जैसे ही नागराज नक्श पीछे पलटते हैं वैसे ही उनके चेहरे पर एक रोशनी आती है और उस रोशनी में नागराज गायब हो जाते हैं। नागिन को जब होश आता है, नागिन खुद को बेहोशी की हालत में पाती है। खुद को ऐसी हालत में देखकर वो खुद से कहती है, हे प्रभु, हम यहाँ बेहोशी की हालत में, आखिर हम बेहोशी की हालत में कैसे? हम तो अपने नक्श के साथ यहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। नक्श कहाँ है? नक्श, नक्श कहाँ है आप? शलाखा नक्श को आवाज लगाती हुई हर जगह ढूंढती है, पर नक्श उसे कहीं भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो बेचैन होते हुए कहती है, नक्श कहाँ है? हो ना हो वो बाहर होंगे, हम बाहर जाकर देखते हैं। पर नक्श हमें ऐसे बेहोशी की हालत में कभी छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन हम इस सत्य से रूबरू हो रहे हैं कि नक्श हमारे पास नहीं है। इतना बोलकर शलाखा दुखी हो जाती है और अपने घुटनों पर बैठकर अपने नक्श के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। जहाँ एक तरफ शलाखा फूट फूट कर रोते हुए खुद से बातें कर रही थी, तो वहीं शीशे की दूसरी तरफ से नागराज अपनी नागरानी को रोते हुए देखता है। उनको इस तरह रोते हुए देखकर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, शलाखा, यहाँ देखो, हम यहाँ पर हैं। शलाखा, इधर देखिए ना। नागराज शीशे की दूसरी तरफ से चिल्लाते रहते हैं, पर शलाखा को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। ये देखकर नागराज खुद से कहते हैं, हे भोलेनाथ, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या करें। काश हम शलाखा को ये बता पाते कि हम उनसे दूर नहीं गए हैं, हम तो उनके पास ही हैं, बहुत पास। लेकिन हम यहाँ फंसे कैसे, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहाँ नागराज खुद से बातें कर रहे थे, तो वहीं शीशे से बाहर की दुनिया में नागरानी अपने आंसू पोंछती है और अपने कक्ष से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर नागरानी अपनी पूरी प्रजा तक में ये बात फैला देती है कि नागराज गायब है और उन्हें जो भी ढूंढ निकालेगा उनको नागरानी की तरफ से एक बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। परंतु नागराज को कोई नहीं ढूंढ पाता। समय गुजरता है और समय के साथ नागराज कहीं भी नहीं मिलते। ऐसे ही एक दिन शलाखा अपने शीशे के सामने अपना श्रृंगार करते हुए नक्श को याद करते हुए रोते हुए कहती है, नागराज, आप कहाँ हैं? आपको पता भी है हम आपको कितना याद कर रहे हैं। हमारा तो आपके बिना ये श्रृंगार करने का भी मन नहीं करता। शलाखा, हम कहीं भी नहीं गए, एक बार आप गौर से देखने की कोशिश कीजिए। पर कोई बात नहीं, मैं अपने नागराज को बहुत जल्द ही ढूंढ कर वापस लाऊंगी। ये आपकी शलाखा का आपसे वादा है। इतना बोलकर शलाखा शीशे पर हाथ रखती है और रोने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ नागराज शलाखा के सामने अपना हाथ रख उनको महसूस करते हैं। नागरानी रो ही रही थी कि तभी वहाँ पर नागरानी की एक खास सखी, जिसका नाम जहरीली था, वो शलाखा के पास आती है और अपनी सखी को इस तरह रोते हुए देखकर उससे कहती है, शलाखा, तुम इतना क्यों सोच रही हो नागराज के बारे में? क्या पता उन्होंने तुम्हें धोखा दिया हो, क्या पता उन्हें तुमसे प्रेम ही ना हो या वो किसी और से प्रेम करते हो। जहरीली, ये कोई पृथ्वीलोक नहीं है जहाँ पर लोग एक दूसरे को कुछ पलों के लिए ही प्यार करते हैं। ये नागलोक है, नागलोक। नागलोक में हर जोड़ी को स्वयं भोलेनाथ बनाते हैं और हमें अपने नक्श पर पूरा भरोसा है। वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। खैर,
हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, परंतु हम फिलहाल अभी तुम्हें यही कहेंगे कि अभी बाहर चलो, सभा में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जहरीली की बात सुनकर शलाखा अपने श्रृंगार को पूरा करती है और बाहर चली जाती है, पर जहरीली शलाखा के कक्ष में ही रह जाती है और शीशे की तरफ देखकर कहती है, नागराज, आपको शीशे के अंदर रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मतलब आप अपनी शलाखा से इतनी दूर हैं और आपको आपकी शलाखा तो सुन भी नहीं सकती। जहरीली की बात सुनकर नागराज तुरंत उसकी तरफ देखते हैं और नागिन जहरीली से बोलते हैं, नागिन, आप हमें देख सकती है? हाँ नागराज नक्श, हम आपको देख सकते हैं। नागिन, यदि आप हमें देख सकती है तो कृपया करके आप शलाखा को हमारे बारे में बता दीजिए। उन्हें ये बताइए कि हम यहाँ शीशे के अंदर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ये आदेश दोगे और मैं जाकर शलाखा को बता दूंगी? जहरीली नक्श से बात करते हुए अपने असली रूप में आती है, जहाँ सभी नागिनों के सर पर लंबे काले घने केश होते हैं, तो वही नागिन जहरीली के सर पर केश की जगह छोटे छोटे नाग नागिन थे। उसका यह भयानक रूप देखकर नक्श को बहुत हैरानी होती है, पर नागिन जहरीली उसको हैरान होते हुए देखकर एक अलग ही अकड़ में कहती है, नागराज, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि आपके कहने पर मैं जाकर शलाखा को ये बता दूँ कि आप यहाँ कैद है। यदि मुझे यही करना होता तो मैं आपको इस शीशे में कैद करती ही क्यों? क्या तुमने हमें कैद किया है? पर क्यों नागिन? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों कैद किया आपने? कहीं आप भी औरों की तरह हमारी नागमणि के पीछे तो नहीं? नहीं नागराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपकी नागमणि नहीं चाहिए। यदि तुम्हें नागमणि नहीं चाहिए तो तुमने हमें यहाँ कैद क्यों किया है? प्रेम नागराज, प्रेम। हमें आपसे प्रेम है और हम आपको इस तरह से उस शलाखा का होते हुए नहीं देख सकते। हमने आपसे प्रेम किया है और हम आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस कुछ दिन और, अगले कुछ दिनों बाद जब पूर्णिमा की रात आएगी तब एक नागिन अपनी केचुली छोड़ती है, जिस वजह से वो कमजोर हो जाती है, और उसी बीच हम उस शलाखा को खत्म कर देंगे और तुम्हारी याददाश्त मिटाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम हमें कभी भी पा नहीं सकती हो। देखना, एक दिन वो तुम्हें ढूंढ लेगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगी। वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम उसे कभी ये पता ही नहीं चलने देंगे कि आप यहाँ शीशे में फंसे हुए हैं। परंतु आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जानती थी ना कि शलाखा आपको अपनी अच्छी दोस्त मानती है, और साथ ही हम भी आपको कितना अच्छा समझते थे, परंतु आपने ऐसा क्यों किया? आपको सच सुनना है तो सुनिए। जब आपसे हम और शलाखा पहली बार मिलने आए थे तब हमने आपको पसंद कर लिया था, परंतु आपने हमें नापसंद करके हमारी जगह हमारी सहेली शलाखा को पसंद कर लिया। हमसे ये बर्दाश्त ना हो सका। आप दोनों हमेशा हमारे सामने मिला करते थे। कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमें कैसा लगता होगा। बस इसलिए हमने ये ठान लिया कि हम आप दोनों को अलग करके ही रहेंगे। परंतु हमें तो जरा भी मालूम नहीं था कि आप हमें पसंद करती हैं। यदि आपको मालूम होता तो क्या आप हमें अपना लेते? कहिए ना, क्या आप हमें अपना लेते अपनी शलाखा को छोड़कर? नहीं ना। बस इसलिए जब आप उस रात अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर प्यार भरी वार्तालाप कर रहे थे तब हम पीछे से आए। नागिन शलाखा अपने जोड़े नक्श के साथ अपने कक्ष में बैठी हुई उनसे प्रेम भरी वार्तालाप कर रही थी। इसी बीच पीछे से दबे पांव नागिन जहरीली आती है और नागिन शलाखा के ऊपर एक डंडे से प्रहार करती है, जिसके बाद नागिन शलाखा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही नागराज पीछे पलटते हैं वैसे ही नागिन जहरीली अपनी आंखें बंद करती है और उसकी आंखें बंद करते ही उसके सर के सभी सांप अपने मुंह से एक हरे रंग का धुआं निकालते हैं और उस धुएं से उसके कक्ष का शीशा चमक उठता है। शीशे की चमक इतनी तेज थी कि नागराज उस चमक में कुछ देख नहीं पाते और वहाँ से गायब होकर शीशे की दुनिया में चले जाते हैं। नागिन जहरीली ये सब कुछ बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी नक्श कहता है, तुम देख लेना, वो तुम्हें ढूंढ लेगी, और जब तुम्हें ढूंढेगी और तुम्हारे पापों को जानेगी वो तुम्हारा बहुत बुरा हशर करेगी। ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, पर ये सब कुछ दूर खड़ी नागिन शलाखा सुन लेती है और क्रोध में आकर अपने अर्धनागिन अवतार को लेती है, जिसके बाद वो क्रोधित होते हुए अपनी सखी से कहती है, जहरीली, तुम तो सखी कहलाने के योग्य भी नहीं हो। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, परंतु उससे पहले
हमें अपने नागराज को मुक्त करना होगा। उसके बाद हम तुम्हारे किए की सजा देंगे। नागराज, हम आपको देख तो नहीं पा रहे हैं, पर हम आपको इस शीशे से बाहर अवश्य निकालेंगे। इतना बोलकर नागिन शलाखा अपनी पूंछ से उस शीशे को तोड़ने जाती है, पर जहरीली उसे रोकते हुए कहती है, नहीं शलाखा, ऐसी गलती मत करना। यदि तुमने उस शीशे को तोड़ दिया तो तुम अपने नाग से कभी नहीं मिल पाओगी और हमेशा के लिए उनसे जुदा हो जाओगी। जहरीली, हमें बता दो, हम अपने नागराज को किस प्रकार निकाले यहाँ से? नहीं तो हम सत्य कह रहे हैं, हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। यदि तुमने हमें कोई भी नुकसान पहुंचाया तो तुम अपने नाग को भी खो दोगी, क्योंकि नागराज यहाँ से कैसे निकलेंगे ये तो ना तुम जानती हो और ना ही नागराज स्वयं। यदि इसके बारे में कोई जानता है तो वो हम स्वयं हैं। जिस तरह तुम्हारा नाम जहरीली है, ठीक उसी तरह से तुम और तुम्हारे काम भी जहरीले हैं, नागिन जहरीली। शलाखा की बात सुनकर जहरीली जोर से हंसने लगती है। वो हंसी रही थी कि तभी नागिन शलाखा की नजर जहरीली के गले में पड़ी एक चाबी पर जाती है। उस चाबी को देखकर शलाखा समझ जाती है कि उस शीशे का द्वार खोलने की चाबी कोई और नहीं बल्कि उसके गले में है। अब क्या था, उस चाबी को देखकर शलाखा बिना कोई देरी किए अपनी पूंछ में जहरीली को पकड़ लेती है और अपने हाथों से उस चाबी को छीन लेती है। क्योंकि जहरीली शलाखा की पूंछ में जकड़ी हुई थी, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती। तो वहीं शलाखा भी उस शीशे की दुनिया का द्वार खोल देती है, जिसके बाद नागराज उस शीशे की दुनिया से बाहर आ जाते हैं और इस तरह से अब दोनों नाग नागिन मिलकर जहरीली को एक भयानक मौत देते हैं। शलाखा, जो कि भोलेनाथ की तपस्या में लीन थी, शलाखा की तपस्या 100 साल से चल रही थी और आज के दिन तपस्या पूर्ण हो गई थी। तभी शलाखा के पास नागराज आते हैं और शलाखा से कहते हैं, पुत्री शलाखा, तुम्हारे 100 वर्षों की तपस्या पूरी हुई। अब तुम नागलोक की रक्षा हेतु योग्य हो गई हो। नागराज, मेरी आपसे एक विनती है, यदि आप मेरी विनती को सुन लें। पुत्री, बताओ क्या विनती है तुम्हारी? तुम्हें जो भी बात करनी है बिना किसी डर के मुझसे कर सकती हो। नागराज, मैं कुछ समय धरती लोक पर व्यतीत करना चाहती हूँ। मेरी 100 वर्षों की तपस्या आज पूर्ण हो गई है। अब मेरी बस एक और इच्छा है कि मैं कुछ समय धरती लोक पर व्यतीत करना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम धरती लोक पर जा सकती हो। जब तक तुम्हारा मन न करे तुम वहाँ रहना, उसके बाद स्वयं ही नागलोक वापस आ जाना। जी नागराज, आपने मेरी इच्छा का मान रखा, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। शलाखा नागराज से आज्ञा लेकर धरती लोक पर आ जाती है। धरती लोक पर आने के बाद धरती के लोगों की तरह ही वो अपनी वेशभूषा कर लेती है। शलाखा धरती लोक का भ्रमण करने लगती है, सभी जगह घूमती है। तभी शलाखा की नजर एक अजय नाम के लड़के पर जाती है, जो कि हनुमान जी के मंदिर में जा रहा था। ये देखकर शलाखा भी अजय के पीछे पीछे मंदिर जाती है। अजय हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद हनुमान जी की मूर्ति के आगे काफी देर तक पूजा करता है और पूजा करने के बाद मंदिर में ही हाथ जोड़कर बैठ जाता है। अजय शलाखा को धरती लोक के प्राणियों से कुछ अलग लगता है। कुछ देर बाद अजय मंदिर से बाहर निकलता है, तभी उसकी टक्कर एक लड़की से होती है और अजय कहता है, बहन जी जरा देख के चलिए ना, पवन पुत्र हनुमान, माफ करना गलती से टक्कर लग गई। और बहन जी, पराये मर्द को ऐसे टक्कर देते हुए शर्म नहीं आती है, पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अजय की ये बात सुनकर शलाखा अपने मन में बोलती है, भोलेनाथ, ये मनुष्य तो आपके भक्त हनुमान जी का भक्त है। धरती लोक का इतना भ्रमण करने के बाद अब जाकर कोई ऐसा मनुष्य दिखा जिससे मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उससे जाकर बात करूं। शलाखा का अजय से बहुत ज्यादा बात करने का मन होता है, लेकिन वो कुछ देर तक अजय का पीछा ही करती रहती है। अजय जब अपने घर के पास पहुंचता है और अजय घर की ओर जा रहा था कि तभी शलाखा अजय को रोकते हुए अजय से कहती है, सुनिए, वो क्या है ना, मैं काफी देर से आपका पीछा कर रही हूँ। बहुत सोचा भी कि आपसे जाकर बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अब जब आप घर में जाने लगे हैं तो मैंने आपको रोका है। देखिए बहन जी, आपको कोई काम है मुझसे तो साफ साफ बोलो, क्योंकि मैंने ब्रह्मचार्य अपना रखा है और मैं किसी भी स्त्री से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। तो आप मुझे अब बताएं कि क्या काम है। देखिए, पहले तो आप मुझे ये बहन मत बोलिए
और मुझे कोई काम नहीं है आपसे। आप हनुमान जी के भक्त हो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया से परे अपने भगवान की पूजा में लीन रहना ही मुझे भी अच्छा लगता है। और अब आपने अपनी बात कह दी है तो मैं अब चलता हूँ, ठीक है? शलाखा को पहले ही नजर में अजय बहुत आकर्षित लगता है और वो उसकी तरफ खींची जाने लगती है। कई दिनों तक लगातार शलाखा अजय के पीछे पीछे हनुमान जी के मंदिर जाने लगती है। उसके साथ साथ समय बिताने के लिए नए नए रास्ते ढूंढती है। धीरे धीरे शलाखा की पसंद प्यार में बदल जाती है और अब वो अजय को बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन अजय इस बात से बिल्कुल अनजान था कि शलाखा के मन में अजय को लेकर प्यार है। कुछ दिनों बाद शलाखा अजय से बात करते हुए कहती है, अजय, मैं तुम्हें अब तो काफी समय से जानती हूँ और अब तो तुम भी मुझे अच्छे से जान ही चुके हो ना। तो अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना, और ना ही मुझसे बात करना बंद करोगे? नहीं, तुम ही एक पहली स्त्री हो जिससे मैंने इतनी बात की है। मुझे तुम्हारी एक यही बात अच्छी लगी कि तुम्हें मेरा ब्रह्मचारी रूप भी अच्छा लगा। मैं अपने ब्रह्मचार्य में बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे ब्रह्मचारी से ही प्यार हो गया है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं किसी स्त्री के नजदीक नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैंने ब्रह्मचार्य अपनाया है और मैं अपने हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। मैं भी तो भोलेनाथ की भक्त हूँ। तुम्हें तो शायद कुछ पता भी नहीं होगा कि मैंने भोलेनाथ की कितने वर्षों तक तपस्या की है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे अपने प्रेम के बारे में बता रही हूँ। वर्षों तक तपस्या की है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब कि मैं और तुम दोनों ही भक्त हैं। मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ और तुम हनुमान जी के भक्त हो। तुमने अपना ब्रह्मचर्य बहुत निभा लिया, किंतु अब तुम्हें अपना विवाहित जीवन बिताना चाहिए। तुमने आज तो ये सब बोल दिया, लेकिन गलती से भी आगे मत बोल देना। ब्रह्मचारी से प्यार करना तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और अब आगे से मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। अजय, मेरी बात तो सुनो तुम। शलाखा अजय को अपनी बात बोलती है, जिसके बाद अजय वहाँ से निकल जाता है, वो भी शलाखा को बिना कुछ बताए। शलाखा ब्रह्मचारी से प्यार तो करने लगती है, लेकिन सामने से उसे वो प्यार नहीं मिलता। कुछ दिनों तक शलाखा अजय को अपने प्यार के लिए मनाती रहती है, लेकिन अजय अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए जरा भी राजी नहीं था। कुछ दिनों बाद अजय की नजर से बचकर नागिन रूप में शलाखा आती है और अजय के कमरे में चली जाती है और कमरे को बहुत अच्छे से सजाती है। जैसे ही अजय कमरे में आता है और अपना कमरा सजा देखता है तो हैरान रह जाता है, लेकिन वो इस बात को अनदेखा करके अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। तभी शलाखा अपने इंसानी रूप में आती है और अजय को पीछे से पकड़ लेती है और अजय से कहती है, अजय, जब मैं तुम्हारे इतने करीब आ गई हूँ तो तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हो? अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि प्यार और ब्रह्मचर्य में बहुत फर्क होता है, और आज मैं ये सारे फर्क मिटा दूंगी। शलाखा की बात सुनकर अजय भी खो जाता है और उसे बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। शलाखा अजय के साथ और करीब आने लगती है। दोनों के होठ आपस में टकराने ही वाले थे कि तभी अजय शलाखा को पीछे हटाता है और कहता है, शलाखा, तुम्हें क्या हो गया? ये मैंने तुम्हें बोला था कि अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकता हूँ, फिर भी तुम मेरे इतने करीब आई। तुम मुझसे पाप करवाना चाहती हो ना? अजय, मैं तो केवल तुमसे प्यार करना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करो। तुम खुद ही बताओ, तुम ही बताओ कि तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगा था क्या? बताओ, अब चुप क्यों हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम प्यार में बहक सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मुझे अपने ब्रह्मचार्य के नियम अच्छे से पता है, जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। अभी कुछ समय पहले ही तो तुम मुझ में खो गए थे, तब तुम्हें अपना ब्रह्मचर्य के नियम याद नहीं आए? तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ? तुम अभी और इसी टाइम यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। तुम खुद को भोलेनाथ का भक्त कहती हो और मुझसे पाप करवाती हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अजय की बात सुनकर शलाखा को अपने किए का पछतावा होता है और वो अपने धरती लोक के प्राणी से हटकर नागिन रूप में आती है। अजय शलाखा को ऐसे रूप बदलते देखकर हैरान था और वो बोलता है, तो तुम कौन हो और तुमने रूप कैसे बदला?
मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैंने 100 वर्षों तक भोलेनाथ की तपस्या की और मैं यहाँ धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए आई थी, किंतु मुझे तुमसे प्रेम हो गया। मुझे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा है कि मेरा प्यार तो सत्य है, किंतु एक ब्रह्मचारी से प्यार हुआ जिसे अपना ब्रह्मचर्य ही मुझसे ज्यादा प्यारा है। बस तुम मुझे कब से जानती हो? मैं जैसा भी था तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता हूँ। अजय की बात सुनकर शलाखा धरती लोक से वापस नागलोक चली जाती है। नागलोक में जाते ही शलाखा की माँ नाग माता शलाखा से कहती है, शलाखा पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा वर देखा है और मुझे यह आशा है कि तुम मेरी बात नकारोगी नहीं और अपने विवाह के लिए हाँ करोगी। किंतु नाग माता, मुझे इस समय विवाह। शलाखा अपनी बात बोल ही रही थी कि तभी नाग माता वहाँ एक अर्जुन नाम के नाग को बुला लेती है, जो देखने में बिल्कुल अजय की तरह था। अर्जुन को देखकर शलाखा कहती है, अजय, तुम यहाँ? ये तुम क्या बोल रही हो? कोई अजय नहीं है बल्कि अर्जुन है, तक्षक नाग वंश का उत्तराधिकारी। इनकी तरफ से ही तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव आया है। तुम्हें अर्जुन कैसा लगा? नाग माता, मैंने आपकी पुत्री के बारे में बहुत सुना है कि वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है, नागलोक की रक्षा में सक्षम है वो। तो मुझे ये लगा कि तक्षक नागवंश की उत्तराधिकारी अर्ध नागिन कोई मामूली नागिन नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे विवाह करोगी नागिन शलाखा? भोलेनाथ की दृष्टि से कोई भी नहीं बचा है। मुझे अजय से प्रेम था और अजय ब्रह्मचारी था। भोलेनाथ ने अजय का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटने दिया, जिसे उसे बुरा लगता, और अजय के रूप वाला ही अर्जुन मेरे लिए यहाँ भेज दिया, जिसे मैं विवाह कर सकूं। क्या हुआ? नाग माता, मुझे विवाह मंजूर है। शलाखा का ब्रह्मचारी से प्रेम सत्य था, इसीलिए उसका प्रेम अर्जुन के रूप में पूरा हो जाता है।